Assalamu alaikum everyone. The title of this presentation is end-to-end simulation of 5G millimeter wave network. ये जो प्रेजेंटेशन है ये दो हाफ्स में होगी. फर्स्ट हाफ में मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो कि हमें लीड कर देंगी टुवर्ड्स सिमुलेशन. द सेकेंड हाफ विल बी प्रेजेंटेड बाय माय फेलो जुनैरा. तो जो एक टर्म है जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी आगे, वो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर. तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होते हैं? फर्स्ट, अब फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या एक जगह पे आग लग गई है, या वहाँ पर कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है. अब वहाँ पर सबसे पहले हमारे फायर फाइटर्स पहुँचते हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स पहुँचते हैं, हमारे इमरजेंसी वाले पहुँचते हैं, हमारे मेडिकल स्टाफ, और जो जाके वहाँ पर उस सिचुएशन को टैकल करता है. तो इन सारों को हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहते हैं, और आगे मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर का ही टर्म जो है वो बार बार यूज़ करूँगी. तो जैसा कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, एक जगह पर रोड एक्सीडेंट हो गया, या फॉर एग्जांपल किसी जगह पर जो है वो आग लग गई है, या अर्थक्वेक आ गया हमारा, या कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है, किसी केमिकल प्लांट में आग लग गई है, कुछ भी हो सकता है. तो जो हमारी इमरजेंसी सिचुएशन है, अब हम चाहेंगे कि हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी जो कम्युनिकेशन है वो एक तो उसकी हाई परफॉर्मेंस और हाईली रिलायबल कम्युनिकेशन हो. हमारी जो हमारे वहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, मिसाल के तौर पे एक जगह एक बहुत बड़े प्लांट में आग लग गई, तो अब हमारे वहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जा रहे हैं. अब वहाँ पर वो जाकर कम्युनिकेट करेंगे, और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी लेटेंसी आए, या हमारा थ्रूपुट ना हो, या हमारे कोई और सिचुएशंस हो, या हमारी कम्युनिकेशन सही तरीके से ना हो रही हो. तो हम चाहेंगे कि उस जगह पे हम ऐसे डिवाइसेस यूज़ करें, या ऐसा चैनल यूज़ करें कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी हो, और हमारी बहुत ज़्यादा रिलायबल कम्युनिकेशन हो. तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हों, हम ट्रांसमिट और रिसीव अलर्ट्स कर सकें, और हमें उस जगह की अवेयरनेस हम आइडिया हो कि उस जगह पे बेसिकली हो क्या रहा है. फॉर एग्जांपल जो हमारे हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं वो थ्रू रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस कर सकें, और वो विटनेस कर सकें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पर मौजूद है वो विटनेस कर रहा है. तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के पब्लिक सेफ्टी सिनेरियोज हैं, यानी कि हम ये पब्लिक सेफ्टी के जो भी हमारी सिचुएशंस वगैरह होती हैं, इसमें हमारा जो एडवांसमेंट अब होगी वो ये होगी कि उसमें इनहैंस कोऑर्डिनेशन होगी. यानी कि एक रिस्पॉन्डर दूसरे रिस्पॉन्डर से विदाउट एनी लेटेंसी और विदाउट एनी इशू जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकता है, और जो हमारा रिस्पॉन्डर है वो बैकएंड पे उसका जो हेडक्वार्टर है, जो वहाँ पर जहाँ से कोई इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वहाँ पर वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है. ऑगमेंटेड अवेयरनेस, अब हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, या लेट्स सपोज अगर हमारा फायर फाइटर है, तो उसकी बॉडी पर सेंसर्स लगे हुए हैं, और वो थ्रू दैट सेंसर्स जो हमारे मेन हेडक्वार्टर्स पे वो इन्फॉर्मेशन जा रही है कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी है, और थ्रू दैट डाटा जो है वो हमारे हेडक्वार्टर्स वाले हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे. तो एक कंटिन्यूस इन टच में है हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारे हेडक्वार्टर्स के साथ, और उसके हेलमेट पे क्योंकि कैमरास लगे होंगे, तो हमारा जो हेडक्वार्टर है वो विटनेस कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो चीज़ें देख रहा है, जो चीज़ें विटनेस कर रहा है, वो हमारा पीछे हेडक्वार्टर में भी जा रही है सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग. अब फॉर एग्जांपल एक इमरजेंसी सिचुएशन है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में आग लग गई है. अब उस बिल्डिंग में जो आग लग गई है, अब वहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा वो डिटेरियोरेट हो गई है, और वहाँ पर हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स नहीं जा सकते हैं. तो हम वहाँ पर क्या भेज रहे हैं, हमारे रोबोट्स भेज रहे हैं, और वहाँ पर हम भेज रहे हैं यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उन ड्रोन्स को, और हम रोबोट्स को वहाँ पर भेज के हम वहाँ से डाटा कलेक्शन कर रहे हैं. तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये हमारा जो सिस्टम है वो हाईली एडवांस और रिमोट कंट्रोल, उसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो अपने इन रोबोट और ड्रोन्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन का, या जो हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, वो ये है कि इस सारी टेक्नोलॉजीज को हम इन इमरजेंसी सिचुएशन में इस तरह से हैंडल कर रहे हैं कि हमारी कोऑर्डिनेशन वहाँ पर बहुत अच्छी होगी, हमें रियल टाइम डाटा वहाँ से मिल रहा होगा थ्रू रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग एंड सेंसर्स, और हम अपने रोबोट्स और ड्रोन्स को जहाँ पे हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं जा सकता, हम वहाँ पर उसे भेज के वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम अपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या फिर हम कोई और मेजरमेंट्स ले सकते हैं. फर्स्ट नेट मिशन में जो 700 मेगाहर्ट्ज का उनका बैंड है, और उनमें से उन्होंने 200 मेगाहर्ट्ज का
जो बैंड है, बैंडविड्थ है, वो स्पेसिफाई करती है सिर्फ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और ये हमारे जितने भी एजेंसीज हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए। यानी कि जो हमारे इंसिडेंट पे मौजूद है, यानी कि हमारे जो हेड क्वार्टर्स हैं और जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पर मौजूद हैं, अब वो वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, डाटा सेंड हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके लिए पूरा का पूरा एक बैंडविड्थ उन्होंने स्पेसिफाई कर दी है ताकि हमारी कंजेशन इशू ना हो, हमारी लो लेटेंसी हो और हमारा रिलायबल कम्युनिकेशन रहे। अब हमें पता है कि जैसे जैसे मोर नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो बैंड था वो ज़्यादा से ज़्यादा अब कंजेस्टेड होता जा रहा है। तो अब हम आगे से आगे नेक्स्ट जनरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि 4G से अब 5G की तरफ मूव कर रहे हैं ड्यू टू नंबर ऑफ इट्स एडवांटेजेस। 5G के अंदर नंबर ऑफ कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि इसका हाई डाटा रेट। अब क्योंकि हम 5G के अंदर एक अनयूज बैंड को यूज़ कर रहे होते हैं, तो 5G के अंदर हमें हाई डाटा रेट रिसीव हो रहा होता है और इसके अलावा हमारी जो लो लेटेंसी हमें रिसीव हो रही होती है, मैसिव डिवाइसेस, लो कॉस्ट एंड एनर्जी कंजप्शन, हाई रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी और हाई ट्रैफिक कैपेसिटी हमें रिसीव हो रही होती है। क्योंकि 5G के अंदर कंजेशन नहीं है और ये ज़्यादा नंबर को यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, तो ये हाई ट्रैफिक कैपेसिटी होगी, इसके अंदर मोर डाटा रेट होगा और हम ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा स्पीड से हम डाउनलोडिंग कर सकते हैं और उसके अंदर लो लेटेंसीज होगी और इसके नंबर ऑफ कैपेबिलिटीज़ है और हम जिसकी वजह से 5G की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 5G के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मिलीमीटर वेव्स हैं। अब मिलीमीटर वेव्स के नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मिलीमीटर वेव आपको हाई थ्रूपुट दे रही है, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसीज है, इनकी ग्रेटर डायरेक्शनैलिटी है, लो लेटेंसी है और एंटीना इन स्मॉल डिमेंशंस है। अब क्योंकि जो हम अभी बैंड यूज कर रहे हैं उसके अंदर कंजेशन हो गया है, तो अब हम मूव कर रहे हैं हायर फ्रिक्वेंसीज की तरफ, और हम हायर फ्रिक्वेंसीज की तरफ मूव करते हुए हम एक अनयूज बैंड को हम यूज करेंगे, यानी कि हम नॉन मिलीमीटर वेव्स को यूज करेंगे जो कि नॉन आयोनाइजिंग है। अब हम मिलीमीटर वेव का जो बैंड गैप है वो है 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, जो कि ये बैंडविड्थ हमने अभी तक यूज नहीं की। इसका जो करंट हमारा सेलुलर एलोकेशन है 200 टाइम्स इसका स्पेक्ट्रम है, और जो इसकी बैंडविड्थ है वो अगेन बहुत ज्यादा है। और मिलीमीटर वेव को मिलीमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो मिलीमीटर में वेरी हो रही होती है, यानी कि 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के दरमियान। अब अगेन क्योंकि इसके एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं मिलीमीटर वेव के, जैसे कि शेडोइंग। अब मिलीमीटर वेव क्योंकि हाईली अटेनुएट हो सकती है किसी भी छोटे स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब इसका अटेनुएशन का ये है कि हमें अब जगह जगह पे क्या करने पड़ेंगे, अब हमें मिलीमीटर वेव के बेस स्टेशन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब मिलीमीटर वेव जो है वो ज़्यादा कवर नहीं कर सकती हैं। मिलीमीटर वेव के अंदर जो शेडोइंग इफेक्ट है वो ये है कि अब ये किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट से अटेनुएट हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे एक स्टडी के मुताबिक ब्रिक से जो हमारी सिग्नल अटेनुएशन है वो 40 dB से 80 dB तक, और अगर हम जो ह्यूमन बॉडी है हमारी वो 2 dB से 20 dB से 35 dB तक हमारा सिग्नल अटेनुएट हो जाएगा। तो मिलीमीटर वेव्स को हम ज्यादा कवरेज के लिए यूज नहीं कर सकते। अब मिलीमीटर वेव के अंदर हमारा जो एक और चैलेंज है वो है रेंज एंड डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। जो हमारा फ्रीज ट्रांसमिशन लॉ है वो ये कहता है कि फॉर फ्री स्पेस ओमनी डायरेक्शनल एंटीना पाथ लॉस गेन इज इंक्रीज 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी की पावर 2 टाइम्स जो है वो हमारा पाथ लॉस इंक्रीज करता है। अब हमारी मिलीमीटर वेव्स के अंदर तो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा पाथ लॉस जो है वो बहुत ज्यादा है मिलीमीटर वेव के अंदर। तो अब हम मिलीमीटर वेव जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं ग्रेटर गेन के एंटीनास इस सिचुएशन इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। तो जब हम ज्यादा गेन के एंटीनास को यूज करते हैं तो फिर हम जो हमारा पाथ लॉस जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है मिलीमीटर वेव के केस में उसको ओवरकम कर पाते हैं। अब रैपिड चैनल फ्लक्चुएशन, अब हमारा जो चैनल है वो वेरी कर रहा है हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोसेकंड्स के हिसाब से, बहुत ज्यादा जो करंट सेलुलर सिस्टम है उससे बहुत ज्यादा हमारा चैनल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज हो गया मिलीमीटर वेव के अंदर। मल्टी यूजर कोऑर्डिनेशन, अब मल्टी यूजर कोऑर्डिनेशन जो है वो ये है कि जो हमारी मिलीमीटर वेव है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, यानी कि लैन और पैन सेलुलर सिस्टम में। लेकिन जो अब हमें जो कम्युनिकेशन करनी है उसमें हमारे मल्टीपल जो ट्रांसमिशन इंटरफेरिंग लिंक्स होंगे, तो अब हमारे मिलीमीटर वेव के अंदर वो मसला क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा एक और चैलेंज हो गया मिलीमीटर वेव के अंदर। अब मिलीमीटर वेव्स हमारी उनकी कंजप्शन पावर भी ज्यादा होगी, क्योंकि हम इसके अंदर इंक्रीज गेन ऑफ मल्टी हाई पावर एंटीनास को यूज कर रहे हैं, तो हमारी पावर कंजप्शन भी फिर ज्यादा होगी।
तो ये सारे चैलेंजेस को हमें कंसीडर करना पड़ेगा जब हम मिलीमीटर वेव को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मिलीमीटर वेव का ये है कि इसका शेडोइंग इफेक्ट तो आ गया। अब शेडोइंग इफेक्ट के लिए हमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मिलीमीटर वेव बेस स्टेशन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मिलीमीटर वेव अटेनुएट हो जाती है एक ब्रिक से या एक छोटी छोटी चीज से भी। तो अब छोटे छोटे डिस्टेंस पे हम इसके मिलीमीटर वेव बेस स्टेशन एंटीनास लगा देंगे, ताकि जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा कवरेज कर सके। छोटे छोटे एंटीनास लगाते हुए हम ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। अब मिलीमीटर वेव्स के अंदर हम मिलीमीटर वेव्स तो यूज कर ली ताकि हमारे पास हाई थ्रूपुट आ जाए और हमारा डाटा रेट हमारा इंक्रीज हो जाए। लेकिन मिलीमीटर वेव्स इतनी क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं और इसकी लो कवरेज है और हमें जगह जगह एंटीनास लगाने पड़ रहे हैं। फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन हम इसके अंदर दूसरी कनेक्टिविटीज भी यूज करेंगे, मल्टी कनेक्टिविटीज को यूज करेंगे, और यहाँ पर हम एक LTE वाला भी एंटीना जो हमारा बेस स्टेशन है वो हम लगाएंगे फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन। तो अब हमें मिलीमीटर वेव्स के थ्रू जो 5G के अंदर हमें हायर डाटा रेट भी मिल गया और लो लेटेंसी भी हो गई हमारी, और हमारा कंजेशन और सैचुरेशन ऑफ बैंड गैप का इशू भी रिजॉल्व हो गया, और हमने हमारा सिस्टम भी रिलायबल हो गया कि हमने उसके अंदर मल्टी कनेक्टिविटी ड्यूअल कनेक्टिविटी जो है वो हम यूज कर रहे हैं। अब वो हमारा यूजर जो हमारा मोबाइल यूजर है वो जब वो करीब होगा मिलीमीटर वेव एंटीना के तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, जब वो LTE के पास होगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। इन केस अगर हमारे मिलीमीटर वेव जो है वो उसमें ज़्यादा कंजेशन हो गया या फिर उसमें इश्यूज आ रहे हैं, उसकी पावर लो हो गई है, तो वो हमारा LTE के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर जब वो करीब होगा और पावर इशू नहीं होगा तो वो अगेन फिर मिलीमीटर वेव एंटीना के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ओवरऑल एक रिलायबल सिस्टम बन जाएगा। अब हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर मिलीमीटर वेव को, क्योंकि हम 5G मिलीमीटर वेव को हम टुवर्ड्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और 4G LTE को, इन दो के दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे। हम सिमुलेट करेंगे इनको रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करेंगे इन सिमुलेशन, और हम इनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। और इनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हुए हम कुछ एवेल्युएशंस करेंगे, और फिर हम उसको देखेंगे सिमुलेट करके, क्योंकि कोई भी सिस्टम को डिप्लॉय करने से पहले उसको सिमुलेट किया जाता है और उसके इश्यूज को देखा जाता है, उसके एवेल्युएशन की जाती है। तो हम क्योंकि हमारे पब्लिक सेफ्टी सिनेरियोज के अंदर हम एडवांसमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम उसके अंदर 5G और 4G LTE को सबसे पहले सिमुलेट करके देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब हम इनको दो चीजों के अंदर इन टर्म्स ऑफ टू थिंग्स हम इनको मेजर कर रहे होंगे। एक तो इनकी हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग के लिहाज से और रिलायबल रिमोट कंट्रोल। तो इन दो टर्म्स के अंदर हम इन दोनों को एवेलुएट कर रहे होंगे, जो हमारी डिवाइसेस वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि इन दो को यूज कर रही हैं, और बेस्ड ऑन दैट फिर हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो NS3 यूज कर रहे हैं। NS3 अगेन ओपन सोर्स है और एक अच्छा ओपन सोर्स नेटवर्क सिमुलेटर है। तो रिसर्चर्स की मेन जो फर्स्ट चॉइस है वो NS3 ही है। उसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस हैं, मॉड्यूल्स हैं, तो NS3 इज अ वेरी गुड चॉइस। NS3 के अंदर ऑलरेडी LTE के नाम से एक मॉड्यूल और मिलीमीटर वेव के नाम से मॉड्यूल्स मौजूद हैं। इनके थ्रू आप दोनों टेक्नोलॉजीज की एवेलुएशन कर सकते हैं। अब पब्लिक सेफ्टी सिनेरियोज में जहाँ पर हम ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, तो हमें हाई परफॉर्मेंस मिल जाएगी। हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो एक दूसरे से आराम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, रिलायबल एक कम्युनिकेशन भी होगी, हाई कैपेबिलिटी भी है इसके अंदर, आराम से उनकी कोऑर्डिनेशन हो रही है, और मोर से मोर नंबर ऑफ यूजर्स आते भी जाएं तो हमें इशू नहीं होगा, क्योंकि हम 5G और 4G दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो 5G जो है वो सैचुरेशन के इश्यूज को भी हैंडल कर लेगा। हमें जैसे कि हमारे हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए जो स्टाफ है वो वहां बैठे बैठे ऑफिस में देख सकता है कि हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या देख रहा है, क्या फील कर रहा है, और वहां पर किस तरह की सिचुएशन है, वहां पर कौन कौन से मेजर्स लिए जाएं या कौन कौन से एक्शंस हों ताकि सिचुएशन को बेटर वे में टैकल किया जा सके। अलर्ट्स ऑन डेंजर सिचुएशन हम वहां पर ट्रांसमिट और जो रिसीव ऑफ डेंजरस अलर्ट्स हैं वो इजीली हम कर सकते हैं। अब पब्लिक सेफ्टी सिनेरियो में जैसे बता चुकी हूँ कि हम 5G और मिलीमीटर वेव्स को जब यूज करेंगे तो हम रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। वहां पर हम ड्रोन्स, हमारे रोबोट्स, या फिर अगर हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर उसके हेलमेट पे कैमरा लगा तो हमें वो पता लग जाएगा। हम टैक्टिकल डिसीजन ले सकते हैं, और हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर कंटिन्यूसली फीडबैक सेंड कर रहा है और थ्रू डाटा सेंड कर रहा है, यानी कि अपने सेंसर्स के थ्रू, अपना रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग के थ्रू। और हमारा जो मेन जो इंसिडेंट कमांड स्टेशन है वहां पर हमारा स्टाफ ऑन द स्पॉट डिसीजंस ले सकता है। Now I would like to discuss the public safety scenarios which has been implemented and simulated in open source network NS3.
In simulation, I will discuss with you the only relative modeling of the scenarios and present some results based on the millimeter wave stack. Now, the public safety scenario. Before going towards the public safety scenarios, I would like to tell the basic details on which I will focus in the scenario simulation. The first one is incident areas and dimensions, for which we specified the possible obstacles, etc. The second is first responders, indicated how many operators are deployed on the scene, with which kind of equipment and with which mobility patterns they move in the incident area. The third and the last one is communication requirements, in terms of application needed by the public safety scenarios. For example, video monitoring and data collection from sensors, sharing of location information, etc. Let's move toward the public safety scenarios. The first one is multi-vehicle accident scenario. Basically, it contains one truck which is filled with liquid propane and contains two passengers' cars. The accident occurs between these three vehicles and they are badly damaged. Passengers are also get injured. After the initial assessment, firefighters, energy service, and police and the electric utility personnel are notified and reach the area. In implementing the scenarios, we are focusing on the time interval during which the firefighters arrive at the scene and begin the safety operations. In order to secure the vehicles and avoid a possible fire or explosion of the liquid propane truck, we consider n number of the responders on the ground equipped with body-worn cameras that streams to the public safety networks and the IC stations seen from the point of view of the operators. Moreover, some of the firefighters also wear the augmented reality displays which streams the view of other responders. The number of the parameters which are configured in the simulation of a multi-vehicle accident scenario are: the incident area of the scenario is shown in the figure. We consider a section of a road with a width of 5.5 meter and a length of 25 meter for the incident area. The two cars and one truck are randomly placed in the street and implemented using the building module of the NS3. The first responders are also dropped in the random locations. For communication infrastructure, we consider millimeter wave RAN. The 2 millimeter wave roadside units are randomly placed along the incident scenario at a distance of 550 meter. Millimeter wave base stations are used for cellular and vehicle to infrastructure communication. During their intervention, the first responders can tap into the resources provided by the roadside units in order to support high bit streaming. Moreover, in order to enhance the communication reliability, LTE base station is also considered and is deployed at a distance of 500 meter away from the scenario. Here is the results of the uplink throughput for the video streaming in multi-vehicle accident scenario of the different video source rates and different numbers of the first responders. The figure shows the comparison of the two communication technologies. The blue one shows the usage of the 4G communication infrastructure based on the LTE base station only. On the other hand, the red one shows the usage of the 5G technology based on the millimeter wave. We vary the source rate of the video and the number of the first responders. The video streaming here is actually the combination of both the video receiving at the IC station and the generated by the uplink feed from the first responders. As it can be seen that the LTE module is enough for the case with a low source rate or a few number of the responders, but as the traffic increases, means the megabits per second increases, the LTE base station saturates its capacity, and the solution is the combination of millimeter wave and LTE uses that dramatically improves the overall performance. Our second scenario is chemical plant explosion. A large explosion takes place at a chemical plant and the possibility of the hazardous chemical leak as well as the toxic smoke emission from the chemicals on fire exists. The risk of chemical leaks and explosion creates a danger for the human. The incident is notified to the public safety authorities and the firefighters, police and the emergency services are deployed in the area. In this implementation, we consider the time interval in which the first responders are already at the incident scene and streams the data from body-worn cameras. Implementation of millimeter wave technology in public safety scenarios are: first responders who streams the data from body-worn cameras and sensors to the IC stations where a monitor shows the status of each first responder. Moreover, an explosive ordnance disposal team also operates in the area using a wheelbarrow robot to safely inspect and operate in the critical on-fire area. The robot is equipped with a high-resolution camera and is remotely controlled from the IC stations. The next is chemical plant explosion scenario, which we implement in NS3. The figure shows the random realization of the scenario chemical plant explosion. It covers an area of 1 kilometer square and hosts 10 buildings randomly deployed. We keep the number of the first responders in this scenario fixed, which are 10, and a wheelbarrow robot. We consider 5 millimeter wave base stations that provide cellular connectivity to the operators of the chemical plant and to the surveillance and multi-vehicle equipment and monitoring equipment. LTE base station is also deployed in the area and used to provide a reliable coverage layer to the wheelbarrow robot and prioritize the data flow for its remote control.
The figure shows the results of a probability of receiving a control packet for a wheelbarrow robot in a chemical plant explosion scenario when using a dedicated LTE link or a millimeter wave connection shared with the video streaming feed of the first responders and the wheelbarrow robot itself. We vary the different source rates for a single video. As we can see that millimeter wave RAM does not provide enough reliability to the control packets, which exhibits a high loss even if the video traffic generated by the wheelbarrow robot itself and the other first responders is low. Moreover, as the rate of the video source increases, we see that probability decreases, or probability of the receiving packets decreases, showing that without a proper management of the quality of service of different end-to-end connections, the resource consuming video traffic affects the performance of a wheelbarrow robot control commands. The third and the last scenario is public school shooting scenario. Basically, in this scenario, an active shooter barricades into the classroom of the public school of 2,000 students. The public safety operators for public school shooting scenario includes a SWAT team who are highly specialized team in solving high risky problems, the officers who are responsible for securing the area of the public school, emergency services to take the quick actions, and the logistic operators like wheelbarrow robot or other control operators, and the mobility models which are used for controlling the operators. Next is the public school shooting scenario in NS3. The figure shows the public school shooting scenario realization and deployment in the NS3 simulator network. We consider the building of public school with 16 rooms. In comparison to other scenarios, this is an indoor scenario where nodes are inside a building with a square grid of 4 rooms on each side. Each square room has a side of 20 meters and area of 400 meters square. We consider 4 SWAT teams and 4 officers moving from 4 corners of the buildings towards its centers where the shooter is located. More, we consider for communication infrastructure the 4mm wave base stations with a wide backhaul deployment at the corners of the building. Then, for example, where the SWAT teams enters the buildings. Thus, in order to provide assistance as the officer moves through the scenario, we investigate a solution with nomadic relays which move along with the one of the operators and are positioned in areas which guarantee line of sight to both officers and the base station with a wide connection to the core network. Here are the results throughput for public school shooting scenario. The figure shows the aggregate throughput for public school shooting scenario. In this, the video streaming is the combination of all the videos receiving at the IC stations. The x-axis report different antennas configuration where the first digit shows the number of the antennas at the millimeter wave base stations and lab relays. The second digit shows the number of the first responder devices. The figure compares the performance of the solution scenarios with and without the lab. When we varying the number of the antennas at base station like 16 or 64 or the number of the first responder devices like 4 or 16. As we can see that the architecture with lab relays always deliver a better performance as compared without lab relays, in which the users only exploit reflections to receive the signals. Moreover, the performance gap increases as few antennas are used. These results confirm that the relay-based ad hoc scenarios are always useful to increase the coverage in millimeter wave public safety communication scenarios. These are the references from which we collect the data of the presentation and the project. Here is the end of our slides.